हाय एवरीवन। थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन के बारे में हमने डील करा था कि यह जो वर्क फंक्शन था वह किसी भी सिस्टम का वह डिक्रीज इन एनर्जी था एक प्रकार से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि मैक्सिमम वर्क में बदला जा सकता था। तो जैसे हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को देखा, उससे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट गिब्स फ्री एनर्जी नाम है, गिब्स फ्री एनर्जी, या इसे हम केवल गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। कैपिटल जी से दिखाते हैं इसे हम। जैसे वर्क फंक्शन के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था A = E - TS, उसी प्रकार से गिब्स फ्री एनर्जी G के लिए एक्सप्रेशन है H - TS। E यहाँ इंटरनल एनर्जी था, H यहाँ इंथैल्पी है, बाकी T और S वही हैं जो वहाँ थे, मतलब T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड S इज़ द एंट्रोपी, S इज़ द एंट्रोपी। क्या लिख सकते हो? G इज़ द गिब्स एनर्जी, H इज़ द इंथैल्पी, T is the absolute temperature and S is the entropy, S entropy। अब हम चूंकि जान रहे हैं कि जो H और S है ये दोनों स्टेट फंक्शन है, इसीलिए G is also a state function, G भी एक क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा। साथ ही साथ G is also an extensive property, G is also an extensive property which depends on size और mass of the system। इसके बाद हम लोग सिमिलर चलने वाले हैं जैसे उसमें चले थे। कैसे? तो हम पढ़े हुए हैं जो इंट्रॉपी होता है डेल्टा S, वह बराबर होता है हीट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस बाय टेम्परेचर। रिलेशन हम लोग निकाले थे इस पहले। तो यहाँ से हम T डेल्टा S को लिख सकते हैं क्या? Q रिवर्सिबल, ऐसा लिखा जा सकता है। इसे हम 1 लेट करने वाले हैं, इसे 2, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो प्रोडक्ट है T और S का, टेम्परेचर और इंट्रॉपी का, तो द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इंट्रॉपी चेंज इज इक्विवेलेंट टू हीट चेंज ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टेम्परेचर और इंट्रॉपी चेंज करता है उसको हम मल्टीप्लाई करें तो वह उसके हीट चेंज के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम जैसा कि जानते हैं क्या, H = इंथैल्पी = हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसे नंबर 3 कर दो। अब यही H का वैल्यू को यहाँ पुट कर दो 1 और 3 से कंसिडर करते हुए, फ्रॉम 1 और 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं G H की जगह लिखोगे E + PV - TS, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज के आधार पे डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा G = डेल्टा E। अब देखो यहाँ P को साइलेंट रखोगे, V को डिफरेंशिएट करो, तो P डेल्टा V प्लस V को साइलेंट रखो, P को डिफरेंस कियो, V डेल्टा P। वैसे यहाँ -T को साइलेंट रखो,
एस को डिफ्रेंशिएट करो, फिर एस को साइलेंट रखो, टी को डिफ्रेंशिएट करो। अच्छा, तो ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी प्लस भी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। इसी एक्सप्रेशन को यदि हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंसिडर करें, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो। तो अब हम इसे लिखेंगे, अब इसको ऐसे लिखना होगा, डेल्टा जी एट कांस्टेंट पी एंड टी बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, ई जीरो जाएगा, ई जीरो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, टी डेल्टा एस का वैल्यू हम यहाँ से लिखे हुए हैं, तो इसको मान लिया जाए नंबर 4। अब 2 और 4 को यदि कंसिडर किया जाए, 2 एंड 4, तो डेल्टा जी एट कांस्टेंट पी एंड टी, तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी माइनस क्यू रिवर्सिबल, इसको 5 मान लो। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो क्यू रिवर्सिबल है वह बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस मैक्सिमम वर्क डन। इसको 6 कर दो। अब यही 5 और 6 को कंसिडर करो, 5 एंड 6 को, तो डेल्टा जी एट कांस्टेंट पी एंड टी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, हाँ, और क्यू रिवर्सिबल की जगह ये वाला वैल्यू लिखेंगे, माइनस डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू मैक्स। सो डेल्टा ई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे बढ़िया से अरेंज करके लिख दो, डेल्टा जी एट कांस्टेंट पी एंड टी इक्वल टू प्लस में बचा पी डेल्टा भी माइनस डब्ल्यू मैक्स, माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस डेल्टा जी एट कांस्टेंट पी एंड टी बराबर माइनस पी डेल्टा भी प्लस डब्ल्यू मैक्स। इसको ऐसे लिख दो, डब्ल्यू मैक्स प्लस पहले कर दो, डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा भी, इक्वेशन नंबर 7। अब जरा ध्यान से समझना है यहाँ कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से समझोगे, पी डेल्टा भी इज ऑल्सो वर्क एंड डब्ल्यू मैक्स इज ऑलरेडी वर्क। तो इस केस में ये जो डब्ल्यू मैक्स है इसे हम कहेंगे मैक्सिमम टोटल वर्क आउटपुट, मैक्सिमम टोटल वर्क आउटपुट। And what is P delta V? So P delta V is the mechanical work involved in the system itself during its ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम कह सकते हैं अनयूजफुल वर्क। इसी को हम क्या कहेंगे, अनयूजफुल वर्क, which cannot be used for external purpose।
तो इधर तो बड़ा सिंपल सा था, अब उसको डिटेल किया जाएगा कि G इक्वल टू H माइनस TS थर्मोडाइनमिक फंक्शन है। इस एक्सप्रेशन से इसे हम डिफाइन करने वाले हैं। H और S चूँकि स्टेट फंक्शन है तो G भी स्टेट फंक्शन होगा, साथ ही साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होगा। डेल्टा एस का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट चेंज डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, तो T डेल्टा एस बराबर हो जाएगा Q रिवर्सिबल। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ जो इंथैल्पी H है उसका वैल्यू पुट करा है हमने, H बराबर E प्लस पी बी होता है, तो वही H के जगह पे हम लिख दिए E प्लस पी बी ऐसा, माइनस TS E जो था, अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिए, तो डेल्टा G ये हो जाएगा डेल्टा E, P को साइलेंट रखे, V को डिफरेंशिएट किए, फिर V को साइलेंट रखे, P को डिफरेंशिएट किए, सेम T को साइलेंट रखे, S को डिफरेंशिएट करा हमने, S को साइलेंट रखा, T को डिफरेंशिएट किया। अब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तो कांस्टेंट कहने का मतलब चेंज नहीं करेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो एंड चेंज इन प्रेशर ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सो जब ये आप डेल्टा P और डेल्टा T को जीरो पुट करोगे तो डेल्टा G एट कांस्टेंट P एंड T ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ ये जो T डेल्टा S है इसका हम लोग यहाँ निकाले हुए थे Q रिवर्सिबल, पुट कर दिए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q रिवर्सिबल का वैल्यू इतना है तो इसको वहाँ पुट कर दिए, पुट करने के बाद ये आया इतना, माइनस कॉमन ले लिया हमने और माइनस कॉमन लेकर के ऐसा। अब यहाँ ये जो W मैक्स है इसके बारे में लिख रहा है मैक्सिमम टोटल वर्क आउटपुट, कि जब कोई सिस्टम वर्क करेगा कितना आउटपुट देगा वो वर्क करके, वही रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ W मैक्स, और वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आउटपुट उस सिस्टम से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। और P डेल्टा भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये भी एक प्रकार का वर्क ही होता है, लेकिन कैसा वर्क है, मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम इटसेल्फ, इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम, हाँ, इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम इटसेल्फ, इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उस प्रकार का वर्क है जो सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। कब, जब वह सिस्टम खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करे, मतलब कि यहाँ जो सिस्टम काम करेगा कुछ भी वह अपने लिए करेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसके वर्क से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए आगे लिखा हुआ है कि यह अनयूजफुल वर्क है जिसका इस्तेमाल आप एक्सटर्नल पर्पस के लिए नहीं कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपने कुछ मेहनत करा और मेहनत करके जो है पैसे कमाए, और वह पैसे पूरे के पूरे आप खुद पे खर्च कर रहे हो, और दूसरा केस है कि आप पैसा कमाए और वही पैसा आप अपने घर वालों के प्रति, कुछ समाज कल्याण के प्रति खर्च कर रहे हो। तो यदि वह पैसा पूरा का पूरा आप कमा रहे हो और खुद पे खर्च कर रहे हो, फिर तो दूसरे को क्या ही मतलब आपसे, आप कमाओ या ना कमाओ, भूखे मरो रईस बनो, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, क्योंकि आप जो भी कमा रहे थे वो तो पूरा का पूरा अपने पे खर्च कर रहे थे, एक्सटर्नल पर्पस के लिए तो उसका इस्तेमाल किया ही नहीं आपने। लेकिन वही यदि आप कमा रहे थे किसी और के ऊपर खर्च करते तो उससे लोगों को फ़र्क पड़ता कि हाँ ये कमा रहा है तो चलो मेरे ऊपर भी खर्च रहा है, मेरी भी सहायता कर रहा है, तो कभी आपको दिक्कत होता तो शायद वे लोग भी उल्टा साथ देते। लेकिन आपने जो भी करा खुद के लिए करा। तो वही चीज़ यहाँ है कि जो P डेल्टा भी है ये भी वर्क है, लेकिन ये वैसा वर्क है जो सिस्टम खुद के लिए कर रहा है। जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो खुद के लिए जो उसमें चेंजेज आएंगे, उसके लिए जो वर्क उसने करा वही है P डेल्टा भी। तो हम कह सकते हैं कि यह उस तरह का वर्क है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिस वर्क को हम एक्सटर्नल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं यहाँ, इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ इस एक्सप्रेशन के आधार पे, इक्वेशन नंबर 7 जो है उसके आधार पे, इक्वेशन नंबर 7 के आधार पे हम कह सकते हैं ये जो W मैक्स माइनस P डेल्टा भी है यहाँ से, तो W मैक्स क्या था, मैक्सिमम टोटल वर्क आउटपुट, कि उस प्रोसेस के दरमियान सिस्टम टोटल वर्क कितना किया, उसमें से आप माइनस कर रहे हो उस वर्क को जो सिस्टम खुद के लिए किया। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क सिस्टम इतना किया, टोटल वर्क मतलब खुद के लिए, दूसरे के लिए, सब मिला करके, और उसमें माइनस किया हुआ है वैसा वर्क
जो सिस्टम ने खुद के लिए करा, तो टोटल वर्क में खुद के लिए जो वर्क हुआ उसको हम माइनस कर दें तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या निकलेगा, यूजफुल वर्क, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी को हम क्या कहेंगे, यहाँ से यूजफुल वर्क कहेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल टू यूजफुल वर्क, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। और अब यहाँ से इसका डेफिनेशन बनेगा इसका, इस इक्वेशन के आधार पे कि द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी of a system whose decrease at constant temperature and pressure gives the useful work which is available for external use during the reversible transformation of the system from one state to another state is called its Gibbs energy. इस एक्सप्रेशन के आधार पे हम डिफाइन किए कि गिब्स एनर्जी किसी भी सिस्टम का वैसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू जब डिक्रीज करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो जितना वैल्यू उसका घटता है उस वैल्यू माने जो भी उसका वैल्यू डिक्रीज किया वह पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है यूजफुल वर्क में। यूजफुल वर्क मतलब यह वह वर्क हुआ जिस वर्क का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक्सटर्नल पर्पस के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए, जब उस सिस्टम का रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तब इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग डिफाइन करेंगे, सेम चीज़ को दूसरे शब्दों में, गिब्स एनर्जी को, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आसान सा भाषा में कहें तो दूसरे शब्द में इसे हम ऐसे लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम which is available isothermally and isobarically to be transformed into useful work in reversible manner is called its Gibbs energy। देखो बड़ा इसके तुलना में काफ़ी आसान भाषा में डिफिनीशन है। बोल रहा है कि किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल वह एनर्जी आइसोथर्मली मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड आइसोबारिकली मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर,
कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी सिस्टम के पास उपलब्ध वह एनर्जी जिसको यूजफुल वर्क में बदला जा सकता है एक रिवर्सिबल मैनर में, तो उसी एनर्जी को जिसको यूजफुल वर्क में बदला जा सकता है उस एनर्जी को हम कहेंगे गिब्स एनर्जी। सिंपल सा मतलब समझ लो ना कि एक सिस्टम के पास यदि 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है, टेम्परेचर प्रेशर हम कांस्टेंट ले लेते हैं, और यदि वह सिस्टम कोई कार्य कर रहा है तो वह अपना 100 जूल एनर्जी में से 80 जूल एनर्जी को ही वर्क में बदल पा रहा है, वही उसका 80 जूल एनर्जी सिस्टम का है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे यूज लाइक है। तो उस 80 जूल एनर्जी को ही हम कहेंगे गिब्स एनर्जी, कि उस सिस्टम के पास टोटल 100 जूल एनर्जी अवेलेबल था, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जब सिस्टम ने वर्क करना शुरू किया तो उसका मात्र 80 जूल एनर्जी जो है हमारे यूज लाइक रहा। सो दैट 80 जूल अमाउंट एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी और सिंपली गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो बड़ा सा चीज़ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे इस बात को। माइनस साइन यहाँ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सिस्टम जब वर्क करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा, और जितना एनर्जी घटेगा वही एनर्जी बदलेगा यूजफुल वर्क में, जिस वर्क का हम इस्तेमाल कर सकेंगे, जिस वर्क का हम यूज कर सकेंगे। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस वो थोड़ा लैंग्वेज अलग हुआ। यहाँ भी वही चीज़ है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम हुज डिक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स द यूजफुल वर्क। यहाँ तक नहीं समझ लो कि किसी भी सिस्टम का हुआ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, यूजफुल वर्क, और वह यूजफुल वर्क अवेलेबल होगा एक्सटर्नल यूज के लिए, जो एग्जांपल देकर के अभी हम बताए थे। लेकिन इन सारे प्रोसेस के दरमियान याद रखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। तो वहाँ भी रिवर्सिबल लिखा हुआ है, यहाँ भी रिवर्सिबल लिखा हुआ है, तो रिवर्सिबल ही हैं मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर टू मोर और लेस एक्सटेंट। बस इतना सा बात को याद रख लेना है। अब जरा इसका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ क्या वेरिएशन है उसको हम देख लें। टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरिएशन, variation of Gibbs energy with pressure and temperature, variation of Gibbs energy with pressure and temperature। प्रेशर और टेम्परेचर के साथ गिब्स एनर्जी का वेरिएशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी डेल्टा जी, अब डेल्टा को हम डी से, डी मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा रहता तो लार्ज चेंज। जैसे डी जी है मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन गिब्स एनर्जी, स्मॉल चेंज इन गिब्स एनर्जी। और वही यदि डेल्टा जी रहता तो इसको कहते हैं हम लार्ज चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो जैसे एक्सप्रेशन अभी हम लिखे थे ना, डेल्टा जी इक्वल टू क्या क्या लिखे थे, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। अब इसको हम स्मॉल चेंज में लिखेंगे तो डी जी इक्वल टू लिखेंगे डी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी, ऐसा। अब यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम पढ़े हुए हैं कि जो डी क्यू रिवर्सिबल है वो बराबर हो जाएगा डी प्लस पी डी पी का। क्यू बराबर होता था ना इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़े थे वहाँ से। और साथ ही साथ ये भी देखें कि जो डी क्यू रिवर्सिबल है वो बराबर होता है टी डेल्टा एस का, एंट्रोपी का डेफिनेशन के अनुसार। तो जब इसे आप मिलाओगे
तो डी प्लस पी डी वी के लिए हम लिख सकते हैं डी क्यू रिवर्सिबल, ऐसे डी जी बराबर डी क्यू रिवर्सिबल, वी डी पी यहाँ रहेगा प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी भी रहेगा, और ये जो टी डी एस है इसके जगह, हाँ टी डी एस की जगह ये लिखाएगा, यहाँ टी कर दो, माइनस डी क्यू रिवर्सिबल। अब डी क्यू रिवर्सिबल यहाँ माइनस में है, डी क्यू रिवर्सिबल यहाँ प्लस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से डी जी इक्वल टू आ जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी, ऐसा डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। दिस इज द एक्सप्रेशन। ई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था, क्यू बराबर ई प्लस पी बी, और इधर हम लोग पढ़े थे ना इंट्रॉपी बराबर क्यू बटे टी है, तो यहाँ से क्यू रिवर्सिबल टी डी एस के बराबर आ गया, और यहाँ से इसके बराबर आ गया, तो ये पूरा के बदले हम क्यू रिवर्सिबल लिखे, फिर इसके लिए भी टी डी एस, इसके लिए भी क्यू रिवर्सिबल लिखे, यहाँ प्लस में माइनस में ख़त्म हो गया, तो बचा वी डी पी और एस टी टी। ठीक है, अब अलग अलग केस लेकर के चलें इसमें। केस 1 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कि यदि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा, तो डी जी इक्वल टू जाएगा वी डी पी, डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डी पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी जी बाई डी पी एट टी बराबर वी, ऐसे को डेल्टा जी बराबर डेल्टा पी एट टी, और भी यहाँ पॉजिटिव में है तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी सिस्टम का गिब्स एनर्जी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, the Gibbs energy of the system increases with increase of pressure, कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी भी सिस्टम का जो गिब्स एनर्जी है वो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। याद करो इसके पहले जब वर्क फंक्शन हम पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा था, तो उस केस में बढ़ाने से घट रहा था, लेकिन यहाँ ये बढ़ाएंगे तो पूरे का वैल्यू बढ़ेगा। तो यही सब बात याद रखना है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गिब्स एनर्जी है सिस्टम का वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव टर्म वहाँ लगा हुआ है इसलिए बढ़ेगा। उसी प्रकार से हम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए निकालें। इसके पहले जो वर्क फंक्शन पढ़े थे उसमें आइसोकोरिक और आइसोथर्मल था, यहाँ आइसोथर्मल और आइसोबारिक होगा। तो केस 2 में फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस है मतलब डी पी इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी जी बराबर आ जाएगा माइनस एस डी टी, इसको हम लिख सकते हैं डी जी बाई डी टी बराबर माइनस एस एट कॉन्स्टेंट पी। यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी इज नेगेटिव। इसका मतलब हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर द गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि यदि प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो सिस्टम का गिब्स एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, नेगेटिव लिखा हुआ है, घटेगा। बस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, याद रखोगे इतना आप, बड़े इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये दोनों के दोनों लास्ट क्लास में जो हमने वर्क फंक्शन पढ़ा और अभी जो हमने गिब्स एनर्जी पढ़ा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं कहा जा सकता है कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस बात को। आइसोथर्मल प्रोसेस में है, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने से गिब्स एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने से गिब्स एनर्जी घटेगा। मतलब कि टेम्परेचर और गिब्स एनर्जी के साथ उल्टा रिलेशन हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो, और प्रेशर गिब्स एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन हुआ। हम कह सकते हैं ना कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट T, और यहाँ हम कह सकते हैं G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P। यही रिलेशन सामने आ रहा है इससे। तो इतना आप करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, एक दो बार रिवाइज कर लोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना क्लियर होते जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। फिलहाल इसको जरूर कर लेना है, बार बार कह रहे हैं कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है गिब्स एनर्जी। वर्क फंक्शन ना भी करोगे तो चलेगा, ये गिब्स एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।